सोचकर देखिए, एक ऐसी किताब जो अभी तक बाजार में आई भी नहीं है, क्या वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, उसकी संसद को हिला सकती है? कहानी कुछ ऐसी ही है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। ये बात है फरवरी 2026 की। एक अप्रकाशित संस्मरण यानी एक ऐसी आत्मकथा जो अभी छपी भी नहीं थी, उसके बस एक उद्धरण ने भारत की संसद में एक ऐसा तूफान ला दिया, एक ऐसा संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया जिसने सरकार के कामकाज पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो हुआ क्या था? देखिए, 2 फरवरी को ये अप्रकाशित किताब वाली घटना हुई। उसके बाद 14 फरवरी को स्पीकर के खिलाफ उन्हें हटाने का नोटिस दे दिया गया और फिर 11 मार्च को इस पर अंतिम मतदान हुआ। ये पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे किताब के कुछ पन्नों ने भारतीय संसद में एक भूचाल ला दिया और स्पीकर को हटाने तक की मांग उठ गई। आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो चलिए सबसे पहले उस लम्हे की बात करते हैं जहां से ये सारी आग भड़की। सीधे चलते हैं संसद के पटल पर और देखते हैं उस दिन आखिर हुआ क्या था। तो 2 फरवरी का दिन था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी खड़े होते हैं और पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की आने वाली किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी उससे कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये कोई आम हिस्से नहीं थे। इनमें चीन के साथ जो सीमा पर तनाव था, खासकर 2020 का गलवान संघर्ष, उससे जुड़ी काफी नाजुक जानकारी थी। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं, अध्यक्ष ओम बिरला उन्हें तुरंत रोक देते हैं और वो हवाला देते हैं नियम 349 आई का। अब ये नियम क्या कहता है? बिल्कुल साफ साफ ये कहता है कि आप संसद में ऐसी कोई चीज उद्धृत नहीं कर सकते जिसे आप प्रमाणित ना कर पाएं, यानी जिसकी सच्चाई साबित ना हो। और क्योंकि किताब अभी छपी ही नहीं थी, तो उसे अप्रमाणित माना गया। अध्यक्ष ने कहा, नियम सभी पर लागू होते हैं, प्रधानमंत्री पर भी। पर बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ। विपक्ष ने इल्जाम लगाया कि उन्हें सिर्फ बोलने से नहीं रोका गया, बल्कि उनके माइक्रोफोन लगभग 19 मिनट के लिए बंद कर दिए गए थे। उनका कहना था कि उनके भाषण को सेंसर किया गया और बस यहीं से म्यूट संसद यानी गूंगी संसद का नारा गूंजने लगा। तो ये जो किताब वाली घटना थी, ये तो बस एक चिंगारी साबित हुई। विपक्ष ने इसे एक पैटर्न का हिस्सा बताया कि अध्यक्ष पक्षपात कर रहे हैं और इसी को आधार बनाकर उन्होंने अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव, एक नोटिस पेश कर दिया। इस नोटिस पर 118 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर थे और इसमें आरोप क्या थे? देखिए, पहला कि अध्यक्ष खुलेआम सरकार का पक्ष ले रहे हैं। दूसरा कि वो विपक्ष के नेता की आवाज दबा रहे हैं। तीसरा कि वो सांसदों को निलंबित करने को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और चौथा कि उन्होंने महिला सांसदों के खिलाफ भी गलत टिप्पणियां की हैं। कुल मिलाकर नोटिस में कहा गया कि अध्यक्ष का रवैया लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। अपने दावे को मजबूत करने के लिए विपक्ष ने निलंबन के आंकड़ों का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बिरला के कार्यकाल में 100 से भी ज्यादा सांसदों को निलंबित किया गया है। ये भारतीय संसदीय इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है। उनका तर्क था कि ये इस बात का सबूत है कि असहमति की आवाज को दबाने के लिए निलंबन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना इतना आसान नहीं है। ये बच्चों का खेल नहीं है। हमारे संविधान ने इस पद को रोज-रोज की राजनीति से बचाने के लिए एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया बनाई है। संविधान का अनुच्छेद 94C इसके लिए खास शर्त रखता है। इसे कहते हैं प्रभावी बहुमत। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ उस दिन मौजूद सांसदों का बहुमत नहीं, बल्कि सदन के उस समय के कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए। जो सीटें खाली हैं, उन्हें हटाकर। ये साधारण बहुमत से कहीं ज्यादा मुश्किल है। और भी कई नियम हैं, जैसे कम से कम 14 दिन का लिखित नोटिस देना जरूरी है। नोटिस को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और सबसे जरूरी, अनुच्छेद 96 के मुताबिक अध्यक्ष उस बहस की अध्यक्षता नहीं कर सकते जिसमें उन्हें हटाने पर चर्चा हो रही हो। ये एक तरह का हितों का टकराव रोकने के लिए है। सीधी सी बात है, कोई अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता। और बस यहीं पर इस कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। बहस के दौरान कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने एक ऐसा संवैधानिक तर्क सामने रखा जिसने सरकार को भी थोड़ा हैरान कर दिया। असल समस्या क्या थी? देखिए, लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद, जो कि परंपरा के अनुसार विपक्ष के पास जाता है, वो लगभग 7 सालों से खाली पड़ा था। और इसी संस्थागत कमी ने
इसी खालीपन ने एक संवैधानिक शून्य पैदा कर दिया था। गौरव गोगोई का तर्क बहुत ही सीधा और शानदार था। उन्होंने कहा, देखिए, नियम कहता है कि अध्यक्ष अपनी हटाने की बहस में कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, यह साफ है। समस्या ये है कि उनकी जगह लेने के लिए कोई उपाध्यक्ष है ही नहीं, तो फिर कुर्सी पर कौन बैठेगा? सभापति तालिका का कोई सदस्य। और यहाँ है असली टकराव। इस सभापति तालिका को नामित कौन करता है? अध्यक्ष खुद। तो उनका बिंदु बिल्कुल साफ था, जैसा उन्होंने कहा भी। अगर अध्यक्ष अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकते तो वो अपने ही मामले में न्यायाधीश को नामित भी नहीं कर सकते। उनके हिसाब से पूरी प्रक्रिया ही पक्षपात से भरी हुई थी, क्योंकि जिसके खिलाफ मुकदमा था उसने ही अंपायर चुन लिया था। इस नए तर्क के बाद अब बारी थी सरकार की। उन्होंने अपना जवाबी हमला शुरू किया। अब ये लड़ाई सिर्फ नियमों की नहीं रह गई थी, ये डेटा, रणनीति और पूरे नैरेटिव की जंग बन चुकी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देने के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक चार्ट पेश किया जिसमें दिखाया गया कि लोकसभा में किस पार्टी को कितना बोलने का समय मिलता है। उनका तर्क था कि विपक्ष की आवाज दबाई नहीं जा रही, बल्कि उनकी पार्टी की संख्या के हिसाब से उन्हें 6 गुना ज्यादा समय दिया गया है। इससे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि दमन का आरोप गलत है। इस पूरे प्रकरण में देश के 2 सबसे बड़े नेताओं की रणनीतियां बिल्कुल अलग-अलग थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बहस के दौरान सदन से दूर रहे, ताकि इस मामले को सरकार पर हमले की जगह एक संस्था यानी अध्यक्ष के कार्यालय पर हमले के रूप में देखा जाए। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सदन के बाहर से सीमा संकट की सच्चाई पर ध्यान बनाए रखा और प्रधानमंत्री और अध्यक्ष पर लगातार दबाव डाला। और फिर आया 11 मार्च का दिन। जैसा कि उम्मीद थी, सरकार ने सदन में अपने बहुमत का इस्तेमाल किया और अध्यक्ष ओम बिड़ला को हटाने का प्रस्ताव ध्वनि मत से यानी वॉइस वोट से गिरा दिया गया। लेकिन विपक्ष के लिए उनका कहना था कि उनकी नैतिक जीत हुई है। क्यों? क्योंकि उनके लिए असली जीत वोट में नहीं थी। असली जीत इस बात में थी कि पहली बार अध्यक्ष को अपनी कुर्सी छोड़कर एक आम सांसद की तरह सरकार की बेंचों पर बैठना पड़ा, जब उनके खिलाफ आरोपों पर बहस चल रही थी। उनके लिए ये जवाबदेही का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। तो 2026 का ये संकट खत्म हुआ, अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर बने रहे, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी सवाल छोड़ गया। सवाल हमारी एक प्रमुख लोकतांत्रिक संस्था के स्वास्थ्य और उसके निष्पक्षता के बारे में। सवाल ये है कि जब संसदीय नियमों को ही हथियार बना लिया जाता है, तो आखिर में जीत किसकी होती है और हार किसकी?